गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, वेलकम टू नरवाल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का लास्ट टॉपिक हमारा, दैट इज़ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यानी खनिज आधारित उद्योग। तो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन फर्स्ट। खनिज आधारित उद्योग क्या होते हैं? वे उद्योग जो खनिजों और धातुओं को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। बिल्कुल इजी डेफिनेशन है, यानी जिसमें मिनरल्स और जो हमारी मेटल्स हैं उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, उन इंडस्ट्रीज़ को हम लोग बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, यानी कि खनिज आधारित उद्योग। सबसे पहला और जो बुनियादी उद्योग है हमारा वो है लोहा और इस्पात उद्योग। लोहा और इस्पात उद्योग बुनियादी उद्योग हैं। क्योंकि बुनियादी उद्योग इसको हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अन्य सभी उद्योग, भारी, मध्यम और हल्के उद्योग अपनी मशीनरी के लिए इस उद्योग पर डिपेंड हैं, निर्भर हैं। अब भारी उद्योग, मध्यम उद्योग और हल्के उद्योग क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वाली जो वीडियो लेक्चर हमने करा है, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पार्ट फर्स्ट, उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप लोग देख सकते हो। भारत 2019 में 111 मिलियन टन के साथ दुनिया में कच्चे इस्पात के उत्पादन में दूसरे स्थान पर रहा है। भारत स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है। स्पंज आयरन क्या होता है? स्पंज आयरन जो है ना, वो बनाया जाता है जब आयरन और क्या, अयस्क क्या होता है? हमारी इम्प्योरिटीज़ के साथ जब हमारे मिनरल्स या फिर मेटल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, उसको ओर बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। तो आयरन ओर को जब हीट किया जाता है, किसके साथ? कार्बन के साथ। आयरन ओर को जब हीट किया जाता है कार्बन के साथ तो हमें क्या मिलता है? स्पंज आयरन मिलता है। और स्पंज आयरन जो है वो पॉप मार्क सरफेस होती है उसमें, यानी कि स्पंज आयरन में बेसिकली स्क्रैप के रूप में हमें मिलता है, टुकड़ों के रूप में हमें मिलता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पंज आयरन बोलते हैं। स्पंज आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में जो स्पंज होता है ना नॉर्मली, तो स्पंज आयरन क्या है, उसमें भी ऐसे ही जैसे उसमें पॉप्स होते हैं ना, सेम एज इस आयरन में भी पॉप मार्क तो होती है हमारी जो सरफेस है, और उसको एज अ सब्सटीट्यूट फॉर स्क्रैप यूज़ किया जाता है, यानी सेक्शंस में यूज़ किया जाता है, टुकड़ों में जो है हम उसको यूज़ करते हैं। भारत स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन इसकी प्रति व्यक्ति खपत 2019 में विश्व औसत की 229.3 किलोग्राम के मुकाबले केवल 74.3 किलोग्राम प्रति वर्ष थी। अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से अपने स्टील का विपणन करते हैं। यानी स्टील जो है वो किसकी हेल्प से बनाया जाता है? आयरन की हेल्प से। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में लौह और इस्पात उद्योगों की अधिकतम सघनता है, यानी कहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं? डेंसिटी इनकी कहाँ पर ज़्यादा है? छोटा नागपुर पठार क्षेत्रों में। अब छोटा नागपुर पठारी क्षेत्रों में क्यों पाए जाते हैं? जैसा हम लोगों ने देखा था कि हुगली के आसपास ही क्यों जो वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ हमारी हैं वो लगाई गई हैं, तो ऐसा ही छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ही लो इस्पात की अधिक सघनता है। इसके क्या कारण है? इसके पीछे लो अयस्क की कम कीमत, वहाँ पर जो हमें आयरन और मिलता है ना वो कम कीमत पे मिल जाता है। निकटता में उच्च ग्रेड कच्चे माल, यानी कच्चा माल वहाँ पर हमें इजीली प्रोवाइड हो जाता है, बिल्कुल आसपास में ही। सच्चे श्रम की उपलब्धता है, सस्ते श्रम की उपलब्धता है वहाँ पर, वही है लेबर जो है वो कम रेट में मिल जाती हैं। घरेलू बाजार में व्यापक विकास की संभावना है, इसलिए छोटा नागपुर जो क्षेत्र हैं वहाँ पर लौह इस्पात की सघनता ज़्यादा पाई जाती है। अब स्टील के निर्माण की प्रक्रिया, इससे पहले मैंने आपको बताया कि स्टील जो है वो किसकी हेल्प से बनाया जाता है? लौह और इस्पात जो हमारे संयंत्र हैं उनकी हेल्प से ही स्टील बनाया जाता है। तो कैसे बनता है स्टील? लोहे का प्रयोग करके। स्टील के निर्माण के लिए लोह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर की आवश्यकता लगभग इस अनुपात में होती है 4:2:1। इसमें 4 क्या है हमारा? लोह अयस्क, और 2 कोकिंग कोल एंड 1 इज़ चूना पत्थर, यानी इस रेशियो में 4:2:1 वाली रेशियो में जब हम लोग इन रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या बनता है? स्टील। स्टील को सख्त करने के लिए मैग्नीज की भी आवश्यकता होती है। टोटल 4 चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है स्टील को बनाने के लिए। सबसे पहले तो लौह अयस्क की, ठीक है,
सबसे पहले लोएश की, दूसरा कोकिंग कोल, तीसरा चूना पत्थर और लास्ट में उसको सख्त बनाने के लिए मैग्नीज़ की ज़रूरत होती है, यानी उसको हार्डनिंग प्रोवाइड करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मैग्नीज़ की। तो इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें स्टील बनाने के लिए। स्टील के निर्माण की प्रक्रिया को नीचे दिखाया गया, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस तरीके से बनाया जाता है हमारा स्टील। जस्ट स्किप द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। बिल्कुल फर्स्ट लाइन जब हम लोगों ने लौह और इस्पात उद्योग स्टार्ट किया था, उसमें हम लोगों ने लाइन पढ़ी एक कि लौह और इस्पात उद्योग है ना, वो आधारभूत उद्योग कहे जाते हैं, बुनियादी उद्योग कहे जाते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? कई अन्य उद्योग और इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। लोहा और इस्पात उद्योग पर बहुत सारे उद्योग डिपेंडेंट हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। लोहा और इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों जैसे कि चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि को मशीनें प्रदान करता है। मशीनरी कहाँ से मिलती है हमें? लोहा और इस्पात उद्योग से मिलती है। देश की औद्योगिक प्रगति इसी उद्योग पर निर्भर करती है। औद्योगिक प्रगति क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो यही लोहा और इस्पात उद्योग प्रोवाइड करवाते हैं। बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाते हैं हमारे लोहा और इस्पात उद्योग, इसलिए इनको बुनियादी उद्योग या फिर आधारभूत उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट है लोहा इस्पात उद्योग को भारी उद्योग क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? अब भारी उद्योग क्या होता है? हाँ देखिए, क्यों कहा जाता है इसको भारी उद्योग? लौह अयस्क, कोयला और चूना जैसे सभी कच्चे माल प्रकृति में भारी होते हैं। ठीक है, इस उद्योग को तैयार उत्पादों को परिवहन की उच्च लागत की आवश्यकता। और भारी उद्योग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एक कच्चा माल होता है प्रकृति में भारी होता है, और दूसरा क्या है, लागत भी इसमें ज़्यादा आती है, तो उच्च लागत होती है, वजन में भारी होते हैं, इसलिए इनको भारी उद्योग कहते हैं। भारत में लोहा और इस्पात का पूर्ण विकास न होने के कारण, अब लोहा और इस्पात उद्योग तो हैं, आधारभूत उद्योग भी हैं, बुनियादी उद्योग भी हैं, दूसरे सारे उद्योग इन पर डिपेंडेंट भी हैं, लेकिन फिर भी इनका जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है? जिन चुनौतियों के कारण भारत इस उद्योग में अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा, वो हैं कोकिंग कोल की सीमित उपलब्धता और उच्च लागत। जो कोकिंग कोल हमने पढ़ा ना, स्टील बनाने के लिए चाहिए होता है हमें, उसकी उपलब्धता नहीं है भारत के पास। खराब बुनियादी ढांचा है और कम श्रम उत्पादकता, यानी जो आउटपुट है ना लेबर्स को, वो कम मिलता है। ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति, जो रिसोर्सेज उनको चाहिए, जो एनर्जी रिसोर्सेज उनको चाहिए ना, उनकी अनियमित आपूर्ति है, वो कंटिन्यूसली उनको नहीं मिल पाते, तो इसलिए ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग क्या होता है? भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है। धातु कर्म क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, मेटलर्जी। बॉक्साइट इस उद्योग का मूल कच्चा माल है, जो बहुत भारी गहरे लाल रंग की चट्टान है। एल्यूमिनियम हल्का, संक्षारण प्रतिरोधी, ऊष्मा का अच्छा संवाहक, निदनीय और अन्य धातुओं के साथ मिलने पर मजबूर हो जाता है। इसका उपयोग विमान, एल्यूमिनियम की बात हो रही है, इसका उपयोग विमान, बर्तन और तार बनाने के लिए किया जाता है। एल्यूमिनियम ने विभिन्न उद्योगों में स्टील, कॉपर, जिंक और लीड के विकल्प के रूप में लोकप्रियता हासिल की है। इस उद्योग के स्थान के लिए जिम्मेदार कारक बिजली की नियमित आपूर्ति और नियमित लागत पर कच्चे माल की उपलब्धता है। भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र कहाँ पर हैं? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। ठीक है, ये हो गया हमारा लोहा और इस्पात उद्योग। इससे कौन कौन, स्टील और एल्यूमिनियम जो हैं वो दो तरीके के मेटल्स हम लोग बना सकते हैं लोहा और इस्पात उद्योग से। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक उद्योग, जो कि खनिज आधारित उद्योग है। भारत में रासायनिक उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और प्रकृति में विविधता ला रहा है। इसमें बड़ी और छोटी दोनों तरह की निर्माण इकाइयाँ शामिल हैं, यानी रासायनिक उद्योगों में बड़ी वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बनाए जाते हैं, और छोटे से छोटे प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी बनाए जाते हैं। तो रासायनिक उद्योग में दोनों तरह की इकाइयाँ शामिल हैं। रासायनिक उद्योग के 2 क्षेत्र हैं, पहला है जैविक और दूसरा है अकार्बनिक क्षेत्र। तो जैविक क्षेत्र में देखिए, जैविक क्षेत्र जैविक रसायनों का उत्पादन करता है। इन रसायनों में पेट्रोकेमिकल शामिल है। जो हमारे पेट्रोकेमिकल्स हैं ना, वो जैविक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पेट्रोकेमिकल्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? जब नेचुरल तरीके से हम लोग फाइबर जो हैं वो रेशे जो हैं वो प्राप्त करने की बजाय हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से उनको बनाते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक,
डाइस्टॉफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किया जाता है। यानी ये सारी की सारी चीज़ें बनाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। कार्बनिक रासायनिक संयंत्र तेल रिफाइनरियों या पेट्रोकेमिकल संयंत्रों के पास स्थित होती हैं। नेक्स्ट है हमारा अकार्बनिक क्षेत्र। अकार्बनिक क्षेत्र कौन सा होता है? जिसमें अकार्बनिक रसायनों का उत्पाद किया जाता है। इन रसायनों में उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, पेंट, रंजक सामग्री, क्षार, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। वो सारे क्या हैं? अकार्बनिक क्षेत्र हैं हमारे रासायनिक उद्योग के। नेक्स्ट है हमारा उर्वरक उद्योग। दो उद्योग हम लोग पढ़ चुके हैं, लोहा और इस्पात उद्योग और रासायनिक उद्योग। थर्ड वन इज उर्वरक उद्योग यानी फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों, मुख्य रूप से यूरिया, नाइट्रोजेनियस जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं यूरिया जैसे, और जटिल उर्वरकों के उत्पाद के आसपास केंद्रित होते हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम का संयोजन होता है। फर्टिलाइजर्स में बेसिकली ये तीन होते हैं, एन, पी और के। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, एन, पी और के, ये तीनों जो है हमारे फर्टिलाइज़र्स में होते हैं। पोटाश पूरी तरह से आयात किया जाता है, क्योंकि पोटाश यानी पोटाशियम जो है हमारा वो पूरी तरीके से आयात किया जाता है, क्योंकि देश में व्यावसायिक रूप से उपयोग करने योग्य पोटाशियम यौगिक का कोई भंडार नहीं है। दूसरा, हरित क्रांति के बाद उद्योग देश में कई हिस्सों में फैल गया है। हरित क्रांति हुई तभी तो हमारी जो इंडस्ट्रियां हैं वो आई। इंडस्ट्री कौन सी? हमारी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री बेसिकली, क्योंकि उर्वरकों की ज़रूरत वहाँ पर थी, हमें उच्च किस्म के बीज उस टाइम पर चाहिए थे। तो हरित क्रांति के बाद से ही बेसिकली उद्योग जो है वो देश के कई हिस्सों में फैल गया। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल उर्वरक उत्पादन में आधे का योगदान करते हैं, यानी आधे से ज़्यादा जो उर्वरक उत्पादन है वो इन राज्यों में होता है। नेक्स्ट है हमारा सीमेंट उद्योग। सीमेंट निर्माण गतिविधियों जैसे मकानों, कारखानों, पुलों, सड़कों, हवाई अड्डों, बांधों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निर्माण के लिए आवश्यक है। मतलब सीमेंट कहाँ कहाँ पर चाहिए हमें? ये सारी चीज़ें बनाने के लिए सीमेंट की आवश्यकता है। इनफैक्ट इनसे भी ज़्यादा अगर कुछ बनाना हम लोग चाह रहे हैं ना, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है मेनली वो सीमेंट उद्योग पर डिपेंडेंट है। इस उद्योग में चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम जैसे बड़े और भारी कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो ये भी हमारा भारी उद्योग की श्रेणी में आता है। पहला सीमेंट प्लांट 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में उद्योग का विकास हुआ। खाड़ी देशों में बाजार तक इसकी पहुंच होने के कारण इसके प्लांट गुजरात में स्थित हैं। ठीक है, अब सीमेंट उद्योग का विकास हमारे देश के लिए क्यों अति आवश्यक है, यानी ऐसा क्यों माना जाता है कि अगर सीमेंट उद्योग का जो विकास होगा तो हमारी जो इकॉनमी है उसका विकास होगा। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा सीमेंट उद्योग सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला उत्पादन प्रदान करता है। एशियाई और अफ्रीकी देशों में भारत के भीतर भी इसकी काफ़ी मांग है, यानी इन देशों में तो है ही लेकिन भारत के अंदर भी इस उद्योग के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मांग ज़्यादा है। यह उद्योग उत्पादन और निर्यात के रूप में मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। 1989 के बाद से मूल्य और वितरण का नियंत्रण और अन्य नीतिगत सुधारों ने सीमेंट उद्योग को क्षमता, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और उत्पादन में तेजी से प्रगति करने के लिए प्रेरित किया है। तो इसलिए हमें क्या है, सीमेंट उद्योग के विकास की ज़रूरत है। नेक्स्ट आती है हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या शामिल होता है? हमारा ऑटोमोबाइल्स जो हैं वो माल और यात्रियों के त्वरित परिवहन के लिए हमें वाहन प्रदान करते हैं। उदारीकरण के बाद नए और समकालीन मॉडलों के आने से बाजार में वाहनों की मांग बढ़ी। अब उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण होता है जब व्यापार को बढ़ाने के लिए, किसी देश में व्यापार को बढ़ाने के लिए या फिर उस देश में प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन का माहौल बनाने के लिए व्यापार और उद्योग, मतलब व्यापार में भी और जो इंडस्ट्रियाँ हमारी उन पे भी प्रतिबंधों को कम कर दिया जाए या फिर पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, उसको हम लोग उदारीकरण बोलेंगे। यानी कि मतलब ये है कि जो भी प्रतिबंध लगा रही है ना देश की सरकार, वो व्यापार पर से और उद्योगों से हटा दे,
या तो पूरी तरह से हटा दे या फिर उन जो प्रतिबंध हैं उनको कम कर दे, उसको हम लोग उदारीकरण बोलते हैं। तो उदारीकरण के बाद और समकालीन मॉडल, क्यों? क्योंकि 1991 में हम लोगों ने एलपीजी जो है वो भारत में अपनाई थी। एलपीजी यहाँ पर लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात नहीं हो रही है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 में जब हम लोगों ने एलपीजी को अपनाया तो उसमें हम लोगों ने लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण को भी अपनाया। और उदारीकरण क्या होता है? जब व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और देश में प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने के लिए व्यापार और उद्योगों पर प्रतिबंधों को कम कर दिया जाए या फिर पूरी तरह से हटा दिया जाए, उसको हम लोग बोलेंगे उदारीकरण। तो उदारीकरण मॉडल के आने से भी क्या हुआ? बाजार में वाहनों की मांग बढ़ी। उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई और आदि के पास स्थित हैं। अब उदारीकरण के आने से वाहनों की मांग कैसे बढ़ी? क्यों? क्योंकि जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में अपने उद्योग जो हैं स्थापित करने लगी, और उससे क्या है, परिवहन की तो मांग होगी ना, ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए होगा अपने प्रोडक्ट्स को या फिर कच्चे माल को लाने के लिए, और तैयार माल को बाज़ार में भेजने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, परिवहन की ज़रूरत होती है। तो उदारीकरण के बाद क्या हुआ? वाहनों की मांग बढ़ने लगी। उदारीकरण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग में किस प्रकार तेजी से वृद्धि की? ये मैं अभी वही बता रही थी आप लोगों को। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है? विदेशी निवेश देखिए, सबसे पहले विदेशी निवेश होता है, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। जब विदेशी कंपनियां यानी मल्टीनेशनल कंपनियां, जब हमारी जो एमएनसी हैं वो एक से ज़्यादा देश में क्या करें, इन्वेस्ट करें अपना पैसा। मान लो बाहर की कोई कंपनी है, किसी दूसरी बहुराष्ट्रीय विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, वो भारत में आकर के अपना उद्योग स्थापित कर रही है, भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो वो क्या होगा? विदेशी निवेश होगा। तो विदेशी निवेश और उदारीकरण से ऑटोमोबाइल में किस प्रकार तेजी से वृद्धि हुई? उदारीकरण के बाद और नई समकालीन मॉडलों के आने से बाजार में वाहनों की मांग बढ़ी। बता चुके हूँ आपको। इसने यात्री कारों, दुपहिया और तिपहिया सहित उद्योग के स्वस्थ विकास को बढ़ावा दिया। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नई तकनीक लेकर आया और उद्योगों को वैश्विक विकास के साथ जोड़ दिया गया, यानी कि नई टेक्नोलॉजी आई भारत में जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं वो निवेश करने लगी। तो उद्योग ने 15 वर्ष में ही जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया। वर्तमान में यात्री, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश करने लगी तो हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसका विकास हुआ। नेक्स्ट है आईटी सेक्टर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। इसमें क्या आते हैं? हमारे टेलीविज़न, टेलीफोन, ट्रांजिस्टर सेट, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर, दूरसंचार, और ये सारे के सारे उपकरण जो हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं हमारे, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। बेंगलोर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसको बोला जाता है? बेंगलोर को बोला जाता है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसको बोलते हैं हम लोग? बेंगलोर को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए अन्य महत्वपूर्ण केंद्र नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और कोयम्बटूर हैं। ये क्या है? हमारे आईटी सेक्टर के लिए जो केंद्र हैं वो हैं। आर्थिक विकास में भारत की सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग का योगदान, आईटी सेक्टर का क्या योगदान रहा है हमारी इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में? रोजगार प्रदान करता है। आईटी सेक्टर में बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडर्स हैं, आप लोग भी देखते हो, हमारे आसपास के जो लोग हैं वो आईटी सेक्टर में काम करना पसंद करते हैं। एक प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक रहा है, यानी विदेशी मुद्रा के विदेशी मुद्रा को आकर्षित करने के लिए बहुत जो कामगर उद्योग रहा है हमारा, वो क्या है? आईटी सेक्टर है। कामकाजी महिलाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। आईटी सेक्टर के आने से क्या हुआ? जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेने लगी हैं, रोजगार में जो है वो इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए, इन आईटी सेक्टर्स में काम करने के लिए। जस्ट बिकॉज कि इसमें आपकी जो फिज़िकल स्टैमिना है उसकी ज़रूरत नहीं होती, बस आपके पास स्किल्स होनी चाहिए और आपको ऑपरेट करना आना चाहिए सिस्टम। उसके बाद आप लोग क्या हैं? अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। इसमें आपको कोई फिज़िकल स्टैमिना होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कामकाजी महिलाओं की संख्या में इजाफा हुआ है आईटी सेक्टर के आने से।
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में निरंतर वृद्धि हुई है। भारत में आईटी उद्योग की सफलता की कुंजी है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, पार्क सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को एकल खिड़की सेवा और उच्च डेटा संचार सुविधाएं प्रदान करते हैं। वही ना, जो फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो वो भी तो आईटी सेक्टर का पार्ट है। जो डाटा आप लोग मतलब कंज्यूम कर लेते हो डेली का 2 GB 4 GB, तो वो सारा किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे आईटी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वगैरह जो हैं वो सारे आईटी सेक्टर के हैं। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट। अब ये इतने सारे उद्योग हमने पढ़े, तो क्या लगता है सारे उद्योग जो हैं क्या वो पॉल्यूशन फ्री होंगे? बिल्कुल भी नहीं। हर एक उद्योग जो है वो अपने आप में कहीं न कहीं कुछ परसेंट तो पॉल्यूशन क्रिएट करता ही है। तो इन सभी उद्योगों से जो हमने पढ़े थे, सबसे पहले एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रियाँ और आज हमने पढ़े मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रियाँ। इन दोनों ही क्लासिफिकेशन में मेनली हमारा क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, बिकॉज़ इसमें आपने वाटर पॉल्यूशन पढ़ना है, एयर पॉल्यूशन पढ़ना है, वो सारे के सारे पॉल्यूशन जो हैं वो एक बार देख लेना आपकी बुक में, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। बिकॉज़ हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो पहले ही बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, 21 मिनट्स अप्रॉक्स। तो ये आप लोग पढ़ लेना। अगर इससे पहले वाला जो भी हमने अभी पढ़ा है उसमें आपको प्रॉब्लम लगे तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।